जय श्री राम साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी की क्लास नंबर 3, जिसमें आज हम लोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 2 में आपने हमसे वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए बेटा, जिसमें आपने यूपीएसआई से लेकर के आपने एसएससी तक के बहुत सारे पीवाईक्यू किए। आज यहाँ पे हम लोग कुछ नए सवालों, नए कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सेशन शुरू करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी प्रेम से बोलेंगे, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो पहला सवाल है, 3 और 200 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होती हैं? पहला सवाल आपके सामने क्या लिखा है बेटा, 3 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से बेटा विभाजित होती हैं? बताइए, 3 और 200 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं? बताइए क्या जाएगा इसका आंसर? अब देखिए, इस सवाल को करने के आपको हम 2 तरीके सिखाए दे रहे हैं, दोनों तरीके से आप समझ लीजिएगा। बहुत बढ़िया। दो तरीके आपको सिखाने जा रहे हैं, दोनों तरीके बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले पहला तरीका क्या कहता है कि आप सबसे पहले एकदम बिल्कुल आसान वाला तरीका अगर जानना चाहो तो वो ये देख लो, 3 और 200 के बीच की संख्याएं चाहिए जो 7 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यानी कि 3 और 200 के बीच की ऐसी संख्याएं चाहिए जो 7 से विभाजित हो जाए। जरा बता सकते हो क्या क्या हो सकती हैं वो? जैसे कि 7 हो गई, 14 हो गई, 21 हो गई, डॉट 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 चलता जाएगा। और लास्ट आपको ये देखना है 200 के जस्ट पहले कौन सी होगी जो 7 से कटेगी। 200 के जस्ट पहले तो मुझे लग रहा है 200 तो 7 से कटता नहीं है, ना ही 199 कटता है, ना ही 197 कटता है। 196 कटता है क्या भाई? 7 दूनी 14 जाएगा, कितना बचेगा? 5 7 8 56। 196 तो कटता है भाई। 196 तो 7 से कट रहा है, जरा चेक करके देखो। 7 दूनी 14 जाएगा, 5 बचेगा तो 7 8 56 नहीं हो जाएगा? बोलो। तो यानी कि देखा जाए मैंने सारी की सारी क्या लिख दी, 7 से कटने वाली संख्याएं लिख दी हैं बेटा, जो कि 7 14 21 28 डॉट 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 कहां तक आ गया? 196 तक आ गया। अब मुझे ये देखना है ये कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब मुझे ये देखना है ये कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छा, एक बात और बताना बच्चों, क्या ये सीरीज आपको ऐसा नहीं लग रहा है 7 14 21 आपको समांतर श्रेणी नजर आ रही है, एपी नजर आ रही है? और अगर ये समांतर श्रेणी यानी एपी नजर आ रही है तो इसमें आपको पहला पद 7 पता है और आखिरी पद 196 पता है। अगर आपको इस सीरीज में पहला पद बेटा 7 पता है, आखिरी पद 196 पता है, लेकिन इस सीरीज में कितने पद हैं ये नहीं पता है, तो ये निकालने के लिए आप बताइए कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं? जल्दी से बताइए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे आप? बताइए बच्चों, कुछ याद आया? ये फॉर्मूला समांतर श्रेणी में पढ़ाया जाता है, अंतिम पद यानी L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहां पे आप सारी वैल्यू पुट करके N यानी कि कितने पद होंगे सीरीज में निकल आएगा। तो L की जगह पे रखेंगे 196 बेटा, A की जगह 7 रखेंगे, N माइनस 1 हमें ज्ञात करना है। डिफरेंस की बात करें तो इस सीरीज में डिफरेंस कितने का है बेटा? 7 का डिफरेंस चल रहा है। कैलकुलेशन बड़ी आसान है, 7 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा बेटा। बताइए जी कितना बचेगा? 189 बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहां पे क्या बचेगा? केवल 7 और N माइनस 1, और 7 से मैं इसको काट दूंगा बच्चे। 7 दूनी 14 जाएगा और 7 सत्ते 49 जाएगा। N बराबर बताइए कितना आ गया? तो मेरे बच्चे N बराबर आ गया 28, क्योंकि -1 जब उधर जाएगा तो 27 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 28। तो एक तो मेरे बच्चे ये तरीका हो गया आपका, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इंपॉर्टेंट रोल इस वाले मेथड का है बेटा। हमने इसका प्रयोग करके निकाल दिया कि पदों की संख्या है कितनी। अभी मैं ऐसे और भी बहुत सारे सवाल कराऊंगा तो तरीका ध्यान रखिएगा। बाकी एक तरीका और देख लीजिएगा, आपको देखना है 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 के द्वारा विभाजित होंगी। तो मैं 7 से ही सीधे सीधे क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। ये दूसरा मेथड है बच्चों, उनके लिए भी जल्दी समझ लो। 7 दूनी 14 ले जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा बेटा? और फिर 7 अट्ठे 56 चला जाएगा, फिर 7 अट्ठे क्या चला जाएगा? 56 चला जाएगा। अब शेषफल जो आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये भागफल ही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला भागफल ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और भागफल कितना आया बच्चे? भागफल आया 28, यानी यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए दोनों तरीके आप लोगों को समझ में आ गए बेटा? चलो अगले सवाल के लिए रेडी हो जाओ, फटाफट जल्दी से अगले सवाल के लिए रेडी हो जाओ। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज 28, सही जवाब आ जाएगा 28। ठीक है,
अगला सवाल लगाइए। सभी लोग जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। मेरी बोतल कहां गई, उधर रखती क्या? तीन अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से बेटा विभाज्य हैं, है ना? सवाल कह रहा है तीन अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से क्या है बेटा, विभाज्य हैं। तो अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, 6 से कटने वाली तीन अंकों की संख्या सोचनी है। और तीन अंकों की अगर देखा जाए, वैसे सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है। सबसे छोटी संख्या तीन अंकों की कौन सी होती है? तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटा 100 होती है। लेकिन मेरे बच्चे ये 6 से नहीं कटेगी, ये बेटा 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से तो कटती है लेकिन 3 से नहीं कटती है। फिर उसके बाद 101 की बात करें तो 101 भी बेटा 2 से नहीं कटेगा, तो 6 से कहां कटेगा? फिर बेटा हम 102 की बात करें तो ये वाकई में एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी निश्चित रूप से ये 6 से भी कटेगा। यानी निश्चित रूप से जो संख्या 2 और 3 से कट रही है, तो मैं कह सकता हूं कि वो संख्या निश्चित रूप से बेटा 6 से भी कटेगी। यानी कि हमें 102 मिला सबसे पहला नंबर जो 3 अंकों का है और 6 से कटता भी है। फिर 102 में ही क्या करिए, 6 ऐड करते चले जाइए। 102 में ही क्या ऐड करते जाइए, 6 ऐड करते चले जाइए, तो आपको उसके बाद वाला नंबर भी मिल जाएगा। ये नंबर भी बेटा 6 से कटेगा, तो 6 जोड़ करके आपको नंबर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, है ना? लेकिन हमें क्या करना है, तीन अंकों वाली टोटल ऐसी कितनी संख्या है वो सोचना है। तो सबसे बड़ी संख्या वैसे 999 होती है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या अगर 999 होती है, लेकिन 999 बेटा क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये 6 से नहीं कटती है। बिकॉज रीजन आप 2 से देख लो, 2 से नहीं कट रही तो 6 से कहां कटेगी? 999 के बाद में कौन होता है बेटा? 998 होता है। 998 बेटा 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है ना? अच्छा, ये मैं 2 3 का रूल लगा के तुरंत देख लेता हूं 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर मैंने देखा 997 भी नहीं कटेगी बेटा, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही है। फिर 996 को देखूंगा, 996 कितनी हो जाएगी बेटा? ये 2 से भी कट रही है बच्चा और 3 से भी कट रही है। अब अगर ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई? तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 996 मिल गई। तो हमारे पास एक चेन बन के आ गई। वो चेन आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगी। ये सीरीज देखिए बन के आ गई है। ये सीरीज आपको दिख रही होगी, 6 से कटने वाली संख्याएं हैं और सारी की सारी तीन अंकों की संख्याएं। अब मुद्दा यहां पे ये कि कितनी संख्याएं हैं ऐसी। अब आपको क्या निकालना है, आखिरकार ये कितनी संख्या है? तो इसके लिए आपको क्या सिखाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, बताइए। एल का वैल्यू कितना है बताइए? 996 आपका एल का वैल्यू हो गया, बराबर ए का वैल्यू कितना हो गया, और प्लस n-1, और d का वैल्यू कितना हो गया? 6। अब वैल्यू निकल आएगी बेटा। ये 102 इधर आके घटाएंगे तो क्या बचेगा बोलो? 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और बराबर क्या बचा? 6 इंटू n-1 बचा। अब यहाँ पे क्या करना है बोलो जी? 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 जाएगा, और 2 बचेगा तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 चला जाएगा, 5 6 नेम 54, 6 नेम 54 हो जाएगा, और -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? +1 हो जाएगा। यानी n की जो वैल्यू आएगी, -1 उधर गया 150 आ गई। यानी कितनी संख्याएं होंगी टोटल? 150। बताइए, सवाल आपके समझ में आया बेटा? बोलो। 150 संख्याएं होंगी। आंसर जाएगा हमारे सवाल का 150। तो हमने किस तरह से करना शुरू किया, ये बात समझ में आई बेटा आपको? ये संख्याएं कैसी थी? जो 6 से नहीं कटती हैं। फिर मैंने बड़ी संख्या भी ढूंढना शुरू करी, तो बड़ी संख्या में भी ये लोग तो नहीं हुए, लेकिन ये मिल गया। और 6 के लिए मैं 2 और 3 को देख लेता था। मैं 6 के लिए किसको देख लेता था बेटा? 2 को और 3 को। बताइए, सवाल समझ में आया आप लोगों को? स्क्रीन थोड़ा नीचे कर देंगे क्या? ठीक है बेटा, क्लियर क्वेश्चन? चलो भाई, एक सवाल ऐसा और ले लेते हैं भाई, एक सवाल ऐसा और ले लेते हैं। अच्छा, अगला सवाल ऐसा करने से पहले, जैसे आपको मैंने 6 का बताया, ऐसे में एक सवाल आपसे 8 के बारे में पूछ सकता हूं कि 8 से कटने वाली। जैसे सवाल कह रहा है कि बेटा 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से कटेंगी? 8 से कटेंगी और उन संख्या का एक अंक 8 भी है। बेटा ये सवाल यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए, ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको वो पीवाईक्यू भी मिल रहे हैं। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। फटाफट बेटा कॉपी पेन चलाओ और थोड़ा दिमाग लगाओ। याद रखना बेटा, जल्दबाजी में दिया गया आंसर, बिना बुद्धि दिमाग के लगाए आंसर आप यूपीएसआई को हल नहीं कर पाएंगे। यूपीएसआई को हल के मत ले लीजिएगा कतई भी आप। जिसका लग जाए हाथ दिखाए भाई, जल्दी समझो।
ये कौन सा हाथ है? तीनों लोग गलत हैं। बेटा बहुत ध्यान से लगाओ, ये आसान, इसको अगर जहां तुमने समझा ये तुमको ले डूबेगा बेटा। बेटा बात नहीं करो अनु, बिल्कुल फोकस्ड होके अपने आप में करो, उससे तुम अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस्ड कर पाओगे। अपने आप में सोचो, सही आंसर पाओ, हाथ दिखाया करो, बोलना नहीं, बिल्कुल शांत। गलत है बेटा, बहुत ध्यान से समझो, दिमाग लगाओ। चौथा, चलिए सवाल कह रहा है 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से विभाजित होंगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मेरी बात सुनो, वो बंदा बिल्कुल नहीं बोल रहा था और सबसे देर में आंसर दिया और बिल्कुल सही दिया। इससे कुछ चीजें सीखो कि जीवन में आपको, आपने डी ऑप्शन बोला था, अच्छा बी बोला था, हाँ, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जीवन में शांत रहो। जितना शांत तुम ऊपर से दिखोगे उतना अंदर तुम्हारे तबाही होगी, और जितना तुम बाहर से दिखोगे गतिक डायनामिक, उतने अंदर से तुम खुश हो जाओगे। तो इसीलिए बहुत ही, क्या देखो, योद्धा वो बहुत खतरनाक होता है जो रणभूमि में उतरता है, अपने आप को बिल्कुल शांत रखता है, और जब वो उतरता है ना तलवार से मार काट मचा देता है। और जो आया मार कूदते कूदते आया, तुमने कई बार पिक्चरों में देखा होगा, रिंग के अंदर उधर बड़ा कूदते कूदते आए, बहुत बड़े शेर है तिरंगा, और इसे चारों खाने चित्त होते हैं कि पता नहीं चलता। सवाल में 1 से 100 के बीच भी संख्याएं ढूंढनी जो 8 से कटती हैं, तो 8 से कटने वाली संख्या सबसे पहली तो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, हो जाएगी। फिर कौन सी लेंगे, 8 दूनी 16 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। 8 या 24 भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 8 नहीं आ रहा है। 8 पंचे 40 भी नहीं लेंगे। 8 छंग 48 लेंगे। 8 छंग 48 क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि इसमें एक अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 सत्ते 56 भी नहीं लेंगे। 8 नेम 72 भी नहीं लेंगे। 64 भी नहीं लेंगे। 8 दहम 80 ले सकते हैं। 8 दहम क्या ले सकते हैं, 80। और देखो 80 के आगे भी जाना पड़ेगा, 80 के आगे जाओ तो 11 अट्ठे 88 भी आ जाएगा, 88 भी आ जाएगा, 12 अट्ठे करोगे तो 96 आएगा। तो यानी कि देखा जाए 8 से कटने वाली संख्याएं आपको देखनी थी 1 से 100 के बीच में, जिनका एक अंक क्या होना चाहिए था, जिनका कम से कम एक अंक क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो एक अंक 8 आपको कितनी संख्याओं में मिला, एक अंक 8 आपको कितनी संख्याओं में मिला, 4 संख्याओं में मिला। तो वो 4 संख्याएं हमारा आंसर हो जाएंगी। कितनी संख्याओं में मिला भाई, 4 संख्याओं में। उत्तर क्या हो जाएगा, 4। बेटा कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछो, अनु बताओ बेटा कोई चीज अगर ना समझ में आई उसमें। आगे ना 8 से कटने वाली होनी चाहिए और उनका एक अंक क्या होना चाहिए, 8। तो यानी कि 8 से कटने वाली संख्याएं तो हमें देखनी, बट ये भी देखना है कि 8 उनमें एक अंक मौजूद होना चाहिए। और क्वेश्चन अगर यूपीएसआई वाले पूछ रहे हैं तो कभी भी एग्जाम के क्वेश्चन को कभी भी हल्के में मत लीजिए, बहुत गंभीरता से लगाइए, बहुत गंभीरता से। देखिए मैथ को थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट तो कहा जाता है, ये बात सही है कि थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो करने की। अब ऐसा सवाल अभी मैंने आपको करवाया भी था, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से कट सकती हैं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, वही एल वाला रूल लगाओ, लिखो सारे नंबर। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो सकती हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और ट्राई किया करें क्वेश्चन को। गलत है बेटा, सही है बेटा। देखो जब आप लोग एग्जाम दोगे ना तो एग्जाम में भी ये चीज हो जाएगी, पता क्या है, जैसे कि आप यहाँ अपने क्लास में नोटिस करना कि आपका एक्यूरेसी कितने परसेंटेज जा रहा है। देखो ये एक्यूरेसी परसेंटेज भी आपको देखना है, आपको अपनी स्पीड भी चेक करनी है और आपको अपनी एक्यूरेसी भी देखनी है। अगर आपके ज्यादातर टाइम जैसे आप सवाल बता रहे हो और वो उत्तर अगर गलत हो जा रहे हैं तो उसका मतलब आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है कि एक्यूरेसी कहाँ गलत, वरना ऐसे एग्जाम में भी होगा, एग्जाम में आंसर तो तुम्हारे सब आएंगे लेकिन सब गलत आएंगे। तो एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दीजिए कि मेरी एक्यूरेसी किधर जा रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं उत्तर तो दे लेता हूं, मैं सवाल तो लगा लेता हूं, लेकिन मेरे उत्तर गलत हो जाते हैं। अब देखो 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो सकती है,
बेटा बात नहीं बिल्कुल, है ना, तभी हम देखो थोड़ा कह देते हैं अलग अलग बैठने को ना। दो अंकों की संख्याएं कहनी है जो 6 से विभाजित हो सकती है। देखो मैंने कहा था ना बिल्कुल शांत बैठो, बिल्कुल शांत एकदम। 6 से विभाजित हो सके दो अंकों की संख्या है तो कहां से शुरू होगी पहले बताओ, शुरुआत कहां से होगी? 12 से शुरुआत होगी इनकी। पहली बात तो शुरुआत होगी 12 से, 12 जाएगी, 18 जाएगी, 24 जाएगी, चलता रहेगा कारवां। और फिर देखा जाए दो अंकों की सबसे बड़ी वैसे कौन सी होती है? 99 होती है। तो हम 99 के नजदीक पहुंच गए। तो 99 को पहले हमें देखना पड़ेगा क्या 6 से कटता भी है? 99 भाई 6 से नहीं कटता है क्योंकि भाई मेरे 2 से नहीं कटेगा। फिर आप लोग 98 को चेक करेंगे तो 98 की अगर हम बात करें 2 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो फिर 6 से कहां कटेगा? फिर आप लोग 97 को देखेंगे 2 से नहीं कटता है, 2 से नहीं कटता तो फिर 6 से कहां कटेगा? फिर आप 96 को देखेंगे जो एग्जैक्टली आपको नजर आएगा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। अगर 2 3 दोनों से कट रहा है तो मैं कह सकता हूं ये 6 से कटने वाला बड़ा नंबर हो जाएगा। और अगर ये 6 से कटने वाला बड़ा नंबर हो जाएगा तो हमारी चेन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ये आ चुकी है। काटो, रुक जाओ रुक जाओ, जो काटने तो काटो 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 बेटा 6 से है, नहीं कटेगा ना, 6 कम 6 हो जाएगा, 3 38 कहां से कट जाएगा? और ये भी देख लो ना 2 और 3 का रूल लगाओ ना, 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है ना। अच्छा आगे देखो, अब आपको संख्याएं ढूंढनी है। अब आपको करना क्या है? संख्याएं ढूंढनी है कि ये कितनी संख्या है। तो आपको मैंने क्या सिखाया था? एल का वैल्यू कितना है बताइए? एल का वैल्यू 96 है, ए का वैल्यू 12 है और n-1 है, और डी कितना है बेटा बोलो? डी है आपका 6, तो 12 इधर आएगा, कितना बचेगा? 84, और बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू n-1 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन बिल्कुल चुटकियों में हो जानी चाहिए, 6 कम 6 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? n की वैल्यू आ गई बच्चे 15। तो बेटा देखो एक चीज आपको बताएं, सवाल का उत्तर धैर्य पूर्वक दो, आराम से लगाओ लेकिन सही लगाओ, क्योंकि एक्यूरेसी बेटा एक बार गड़बड़ हो गई ना तो फिर चीजें बहुत दिक्कत करेंगी ना। एक्यूरेसी सही होना बहुत जरूरी है। खैर आंसर आएगा आपका 15। और ये भी देखिए आरआरबी यानी रेलवे की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये सवाल आपका रेलवे की परीक्षा का सवाल है। अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसको लगाएंगे ध्यान से। छह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग 11 से सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। ये सवाल मैंने करवाया है आपको, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे पढ़ा हुआ लग रहा है। यूपी कांस्टेबल का सवाल है ये सवाल बेटा यूपी कांस्टेबल का है। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करना है। प्रदीप और आकांक्षा, आज दोनों लोग आप लोग डिस्कशन करके एक लिस्ट तैयार करिए कि आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक हमसे अब तक पढ़ लिए हैं। उन टॉपिक की आज एक लिस्ट बना करके आज हमें बैच में एंड होने से पहले आप दीजिएगा, मतलब यहाँ जाने से पहले एक लिस्ट तैयार कर दीजिए कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए हमसे और कौन से टॉपिक आप चाहते हैं कि थोड़ा और मजबूती से करा दीजिए। जैसे आप लोग शायद कह रहे थे कि प्रॉफिट लॉस या टाइम एंड वर्क थोड़ा हल्के में हुआ है ना, तो आप चाहते हैं कि अगर बहुत अच्छे से वो हो जाए तो उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। हाँ बेटा हाथ दिखाओ जल्दी से, कितना आंसर आएगा? नहीं, चलें बेटा आ जाओ, देखो इस सवाल को। आइए अब समझ लेते हैं बेटा इस सवाल को, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा ढूंढना है, सबसे पहले क्या ढूंढना है कि 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग। तो सबसे छोटी आपको 4 अंकों वाली संख्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या चाहिए जो 6 से कटे, है ना भाई, जो 6 से कटे। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो बताना जल्दी से, मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? मेरा सवाल है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
बात समझ में आ गई? तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कौन सी होती है? 1000 होती है ना? तो यानी जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 1000 या 1000 के आसपास के नंबर होंगे वो। हाँ, लेकिन अगर 1000 की बात करूं तो 1000 बेटा 6 से नहीं कटता है ना? हालांकि ये सबसे छोटी संख्या है 1000, लेकिन 1000 हमारा किससे नहीं कटता है बेटा? 1000 हमारा जो है बेटा 6 से नहीं कटता है। हम 6 का जब बोलते हैं ना तो मन में 2 और 3 को सोच लेते हैं। मन में किसको सोच लेते हैं? 2 को और 3 को सोच लेते हैं, ठीक है? तो हालांकि 2 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है। तो 1000 के बाद मेरे पास चॉइस क्या रहेगी? 1001 की चॉइस रहेगी। मैं देख रहा हूं ये भी नहीं कटेगा भाई 6 से। फिर मेरे पास चॉइस क्या रहेगी? 1002 की चॉइस रहेगी। मैं देखूंगा ये कट रहा है बेटा, ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है। तो मुझे संख्या मिल चुकी है 1002 मिल गई, और ये 6 से कटने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या है। तो इसके अंकों का योग निकालना होगा। इसके अंकों का योग कितना आ गया बताइए? इसके अंकों का योग आ गया 3। और फिर कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ये लिख दी मैंने। और उसके बाद में कह रहा है इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग ये आ गया। सुनते रहना, इसके अंकों का योग ये आ गया। और इसके अंकों का योग आने के बाद में मुझे क्या करना है? इन दोनों का क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। अब मैं ये बात जान गया हूं कि जो भी मेरा आंसर आने वाला है, ये जो भी गुणनफल है, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3। वो 3 का मल्टीपल है। सवाल खत्म। बताओ मैंने तुम्हारा टाइम बचाया कि नहीं बचाया? अभी आप 11 का मल्टीपल ढूंढ रहे होते कि 11 से कटने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। बताइए आप ढूंढते कि नहीं ढूंढते? आपने ढूंढी होगी सबसे छोटी वो 5 अंकों की संख्या जो 11 से विभाजित हो, आपने ढूंढी होगी। और फिर ढूंढ ढांड करके आपने अंकों का योग लिखा होगा, फिर आपने गुणनफल किया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो संख्या 6 से कटने वाली है, उसके अंकों का योग अगर 3 आ रहा है, तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लीकेशन जो आएगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन 3 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी द आंसर वुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। और 3 के मल्टीपल की अगर मैं बात करूं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, याद रखिएगा, आप एग्जाम वाले क्वेश्चन को लगा रहे हैं, यानी एग्जाम में बैठे, दिमाग एग्जाम में आपका कैसे काम करेगा? 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यही दिख रहा है 3 का मल्टीपल, यानी यही हमारा होगा सॉलिड आंसर, जो 3 का इकलौता मल्टीपल है भाई। तो देख रहे हो ना एग्जाम में बेटा दिमाग कैसे चलाना। क्या हम इसको हल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको वो चीज भी सिखानी जिससे आप बहुत जल्दी कर पाओ, एडवांस लेवल में कर पाओ, है ना? आप लोग सोचो, आपके दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? सोचो। हाँ, प्रैक्टिस भी और थोड़ा मेरे तरीके से सोचना जिस दिन आप शुरू कर दो। देखो, मैं मेरे तरीके से जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे ना, उस दिन तुम इस चीजों को सोचने लगोगे, हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जुगाड़ है। तो मेरे जो आइडियाज होते हैं, जो अप्रोचेस होते हैं, उनको जरूर स्ट्रांगली अडॉप्ट करिए आप, कि आप उनको और आगे सवालों में अप्लाई कर सके। मेरे सवाल पर अब बताइए, आपने 11 से विभाजित होने वाली छोटी 5 अंकों की संख्या निकाली होगी। बताइए कितनी आई आपकी 11 से कटने वाली? 10,010 आई होगी, है ना? निकाली होगी, बड़ा ढूंढ ढांड के निकाली होगी, 10,010। और ये 11 से कटने वाली संख्या, 11 नेमा 11 तुम कट जाएगा पूरा, है ना? इसके अंकों का योग कितना आ गया बताइए? 2 आ गया। आंसर कितना बन गया? 6 आ गया। आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। देखिए, लेकिन ये सब करना नहीं है एग्जाम में, नहीं करना है ये। एग्जाम में वो करना है जो मैंने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाया। क्वेश्चन अगेन है फ्रॉम यूपी कांस्टेबल 2018 की परीक्षा से। क्वेश्चन है हमारा यूपी कांस्टेबल 2018 की परीक्षा से बेटा। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं आपको, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। आकांक्षा, अगर ये क्वेश्चन मैंने कराए हो तो मुझे बताना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा मैं कराए जैसे। आप लोग एक छोटी सी बात लिख लो, 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? बताइए, 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होता है? इन्हीं का मल्टीप्लाई होता है, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो पहले 13 और 11 की गुणा कर लेंगे, तो 3 और 3 1 4 और 1 ये आ गया। अब 7 की गुणा कर देंगे, 7 से करेंगे तो 7 तियां बेटा 21 आएगा, 14 7 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा? 100। यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 1001। अब आप लोग ये बात याद कर लो कि 1001 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो कि 7, 11, 13 से विभाजित होती है। ये बात आपको याद कर लेनी है, और साथ ही साथ इनका एलसीएम भी होता है। 1001 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 7, 11, 13 से विभाजित होती है। ये बात आपको बहुत काम आएगी इस तरह के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा। नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स का बहुत ही ज्यादा स्पेशल यूज होता है, जैसे कि 1001। ये नंबर बहुत खास है, मायने रखता है। सवाल ने बोला 11 से कटने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। तो 11 से कटने वाली कौन सी हो जाएगी? 1001 हो जाएगी। और 13 से विभाजित होने वाली भी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? वो भी 1001 हो जाएगी। और उनके अंकों के योग का क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस सवाल में बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं तो 7 से विभाजित होने वाली, क्या बोला था? 11 और 13 का, सॉरी 11 और 13 का बोला था ना।
तो 11 का बोला था और 13 का बोला था, तो 11 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या क्या क्या मिलेंगी चार अंकों की? 1001 ही मिलेगी दोनों तरफ क्या मिलेगी? 1001 मिलेगी। और अगर दोनों तरफ 1001 मिलेगी तो बताइए इनके अंकों का योग 2 आएगा, इनके अंकों का योग 2 आएगा, इनके अंकों के योग का गुणनफल कितना आएगा? सवाल का उत्तर आएगा 4। देखिए सबसे बढ़िया चीज है, मैं आपको यहाँ पे सवाल दिखा रहा हूं, सवाल करवा रहा हूं, सवाल तुम नोट नहीं कर रहे हो, तुम दिमाग में नोट कर रहे हो। तुम्हारा फिर वही काम है कि आप घर जाइए, सॉल्यूशन को हाइड करिए और आप इसी सवाल को दोबारा अपने रजिस्टर पे लगाइए। एक बार आप रफ पे लगाइए, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो फेयर पे बनाइए, अगर खुद से नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप प्रिंट आउट करिए। लेकिन हाँ, प्रिंट आउट करने के बावजूद भी मैं कहूंगा रफ पे आप इस सवाल को जरूर लगाइए। अच्छा, जो लोग अगर नोट्स नहीं बनाते, मान लो प्रिंट आउट ले लेते हैं, तो फिर उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जानी चाहिए कि उनको रफ पे इस सवाल को एटलीस्ट 2 बार लगाना चाहिए। और जो बच्चा खुद से नोट्स बनाता है वो एक बार रफ पे लगाता है, एक बार फेयर पे लगाता है, तो उसका 2 बार ऑटोमेटिक हो ही जाता है, मतलब, है ना। तो लेकिन जो बच्चा केवल रफ पे लगा रहा है, तो कम से कम आप इन सवालों को, इन स्लाइड्स जो डेली आती हैं, इनको कम से कम आप 2-2 बार लगाइए। अब देखिए ये सवाल इतना कठिन आपको अभी देखने में लगेगा, अभी चूंकि जब मैंने नहीं करवाया तो ये सवाल आपको कठिन लगेगा, लेकिन बच्चा मेरे से जैसे ही आप हल देख लोगे, सोल्यूशन देख लोगे, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ये वैसे आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गणित तेज हो, आपका दिमाग तेज हो, तो आपको यही सवाल बस घर पे बनाना है जाके, आपको यहां कभी कभी कुछ नहीं नोट करने को मैं कहता हूं। अब ये फंक्शन दिया है, कह रहा है ये किसके द्वारा डिविजिबल है। आप चाहो तो एक बार ट्राई मार लो पहले, थोड़ा बहुत आप जो भी दिमाग लगा सको। दिमाग लगाने को बेटा इसीलिए कहता हूं, ऑफलाइन क्लास का यही तो बड़ा महत्व है बेटा, कि आप पढ़ रहे हो और आप दिमाग अपना कोशिश कर रहे हो, लड़ा रहे हो कि यार कैसे लगेगा, बस इसी में आपका दिमाग तेज होता है और कंपटीशन फील करते हो आप। अब आप जोड़ तोड़ करके देखो, गणित का मतलब है जोड़ तोड़, इधर उधर टूट फोड़ जैसे कुछ कर पाओ। ट्राई कर लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कैसे लगेगी? तो बेटा उससे तुम्हें जैसे 4 की पावर 1 तुमने किया, तो 4 की पावर 1 से आया होगा 4 आ गया होगा, 4 की पावर 2 किया होगा, 4 की पावर 2 से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 4 की पावर 3 क्या होगा? फिर 6 आएगा। तो यानी इस फंक्शन का जो रिजल्ट वैल्यू आएगा 4 6 10 10, देखो वो 10 नहीं कहेंगे उसको, उसको यूनिट डिजिट आप 0 बोलेंगे। हाँ, यूनिट डिजिट का 0 आ गया, लास्ट में 0 आ गया, और लास्ट में 0 होने से आपने तात्पर्य लगा लिया कि अगर कोई संख्या है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो निश्चित रूप से वो 10 से विभाजित हो रही होगी। हाँ, तो देखो इन्होंने यूनिट डिजिट कैसे अप्लाई किया है बेटा, यूनिट डिजिट चैप्टर भी आपको हालांकि पढ़ाऊंगा आगे, उसमें तरीका ये होता है जो आपकी पावर दी होती है उस पावर को एक्चुअली 4 से डिवाइड किया जाता है। ये यूनिट डिजिट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जो उसमें पावर दी गई, उस पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने का मतलब है, देखिए 60 कट जाएगा, और 60 अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा, वहां पे 2 बचेगा, वहां 3 बचेगा, वहां 4 बचेगा। तो 4 की पावर 1 जो आपको देगा वैल्यू, वो 4 देगा। 4 की पावर 2 आपको यूनिट डिजिट कितना देगा? 6 देगा। 4 की पावर 3 आपको यूनिट डिजिट कितना देगा? 4 की पावर 3 64 होता है, 64 मतलब यूनिट डिजिट 4 देगा। और 4 की पावर 4 256 होता है, 256 है तो आखिरी में क्या आएगा? 6 आएगा। तो जब आप इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 4 6 10, 10 4 14, 14 6 20, यानी कि यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो 0 आएगी। और आखिरी अंक अगर 0 है, यानी इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट वैल्यू आएगा उसका आखिरी अंक 0 होगा, और आखिरी अंक 0 होने का मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। वो किससे डिवाइड होगा? देखो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 11 का कुछ कह नहीं सकते, 13 कुछ कह नहीं सकते, किससे डिवाइड होगा? लेकिन एक बात बताएं बेटा, मेरी बात सुन लो, इसको तुम पक्का सॉल्यूशन नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर आखिरी में 0 है तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना, क्या पता वो 11 से भी कट जाए। नहीं, 5 तो मान लो चलो ऑप्शन में नहीं है तो हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, है ना। और अगर आखिरी में 0 है तो कटने को तो 13 से भी कट सकता है, मान लो लास्ट में 13 धाम 130 कहीं पे हो रहा हो, है कि नहीं? तो इसको हम पक्का सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम पक्का सॉल्यूशन नहीं कह सकते। पक्का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जो इसका सॉलिड,
कहने का मतलब है यूनिट डिजिट अप्रोच इसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, है ना, क्योंकि 10 को आपने आंसर मार दिया, लेकिन एक बच्चा ये भी तो कह सकता है सर अगर लास्ट में अगर 0 आ रहा है मतलब इसकी जो रिजल्ट वाली जो भी नंबर आएगी उसका लास्ट अंक 0 होगा, तो क्या ऐसा जरूरी नहीं कि 11 से कट जाए, 11 से भी कटने वाले नंबर होते हैं उसका लास्ट में 0 होता है ना। तो चलो इसका तरीका क्या होगा वो तरीका ध्यान से सीखेगा, इसका मेथड क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या बातें हो रही, क्या कर रहे हो भाई, मंत्र बुदबुदा रहे थे क्या कुछ? तो आप इसमें क्या कर लो, सबसे पहले इसमें कुछ अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं बताइए? 4 की पावर 61 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? 4 की पावर 61 जो है कॉमन आ जाएगा। तो मैंने 4 की पावर 61 को क्या ले लिया? कॉमन। और जब मैंने कॉमन लिया तो यहां तो केवल क्या रह जाएगा बेटा? 1 रह जाएगा। और 4 की पावर 61 गया तो क्या बचेगा? 4 की पावर, और फिर 4 की पावर, फिर 4 की पावर, ये बचा मेरे पास। ठीक है बेटा, अगर 4 के बाद 61 को दोबारा अंदर भेजूंगा तो दोबारा वो चीज रिपीट हो जाएगी। अब इसको आप हल कर लीजिए जरा। तो 4 की पावर 61 है तो ये हो जाएगा हमारा 64, 64 प्लस 8, और 8 4 12, 12 और 1 13, 13 में ये 64 जोड़ दो, 13 में जरा 64 जोड़ दो, पूरा कैलकुलेशन कर लो। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है बेटा। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 4 20 और 1 21, सॉरी 21 होगा, हम वो वैल्यू जोड़ने में 21 आ गया। कितना आ गया? ये 6 2 8 85 आ गया। कितना आ गया पूरा कैलकुलेशन आ गया आपका इधर पूरा 85 आ गया, क्योंकि ये 64 है, ये 16 है, ये 4 है और ये 1 है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 85। तो जो मेरा फंक्शन दिया था उस फंक्शन को मैं देखो क्या कर रहा हूं, एक तरीके से उस फंक्शन को मैं ब्रेक कर रहा हूं बराबर, और ब्रेक करते करते मुझे कुछ और दिखने लगा। क्या दिखने लगा जरा ध्यान से देखिएगा। 4 की पावर 61 है और मैं 85 को भी क्या लिखता हूं? 85 को भी 17 पंचे 85 लिख देता हूं, लिख दिया 17 पंचे 85। लेकिन अभी भी इसको देख करके हमें कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये फंक्शन किससे कटेगा। क्या इसको देख करके आप कह पा रहे हो कि 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 10 से कटेगा, 13 से कटेगा? देखो इतना तो पता है कि ये फंक्शन भाई 3 से तो नहीं कटने वाला, क्योंकि इस फंक्शन में कहीं पे भी 3 मौजूद नहीं है। क्या इस फंक्शन में कहीं पे भी 11 मौजूद दिख रहा है? 11 भी मौजूद नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो 4 की सारी पावर है, तो सारी सारी 4 की पावर है, तो उसमें कहीं भी 11 भी मौजूद नहीं, 13 भी मौजूद नहीं, लेकिन 10 बनने का जुगाड़ है। 10 बनने का जुगाड़ है। 10 बनने का जुगाड़ कैसे है जरा बताइएगा। अगर मैं इसको 4 इसमें से एक निकाल लूं और वो 4 निकाल के इसको दे दूं, अगर इसमें से मैं एक 4 को निकालूंगा तो ये रह जाएगा केवल 4 की पावर 60, और ये यहां पे 4 इसको दे दिया तो ये 4 पंचे क्या बन गया? अब आप मुझे ये बताइए, ये जो आपने फंक्शन जो ऊपर दिया था, ये प्लस में दिया था, इस फंक्शन को आपने इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया, उस फंक्शन को सिंपलीफाई किया, और इस फंक्शन को सिंपलीफाई किया तो अब एक नया सवाल ये बन जाएगा, नया सवाल बन जाएगा कि ये फंक्शन किसके द्वारा विभाज्य है। अब ये फंक्शन किसके द्वारा विभाज्य, आप अपने ऑप्शन देख के खुद ही बता सकते हो कि ये फंक्शन किससे कट रहा है। ये फंक्शन सिंपल सी बात है 10 से कट रहा है। ये फंक्शन किससे कट रहा है बेटा? ये फंक्शन आपका कट रहा है 10 से। क्लियर कट दिख रहा है। दिस फंक्शन इज डिविजिबल बाय 10, so the answer of this question would be 10। आंसर क्या जाएगा आपका? 10। हाँ बिल्कुल 17 से कटेगा, बट 17 इज नॉट इन द ऑप्शन। क्योंकि 17 ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम 17 को नहीं बोल सकते। अगर 17 ऑप्शन में होता तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है इसमें? और हम ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन 4 से भी कटेगा, हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन 2 से भी कटेगा, हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन 5 से भी कटेगा, लेकिन हमें ऑप्शन देखना है ना कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कोई भी संख्या है तो वो मल्टीपल नंबर से कट सकती है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, एक नंबर ले लूं मैं 136, तो 136 बहुत सारे लोगों से कटेगा। 136 हमारा 2 से भी कटेगा, 136 हमारा 4 से भी कटेगा बेटा, है ना। तो बहुत सारे नंबरों से कटेगा वो, है ना। तो इसी प्रकार से ये भी बहुत सारे नंबरों से कटेगा, जिसमें से एक नंबर क्या है? 10, एंड 10 गिवन इन द ऑप्शन। ऐसे सवाल आपको खूब सारे मिलेंगे आगे, याद रखिएगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो आपने देखा कि मैंने उस फंक्शन को कैसे बेटा सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करना बहुत जरूरी था। सिंपलीफाई करने से एग्जैक्ट पिक्चर दिखने लगी कि वो किससे कटेगा, और कतई भी डाउटफुल कंडीशन नहीं थी, डाउटफुल था ही नहीं। जैसे यूनिट डिजिट सोचोगे तो उसमें एक डाउट आएगा यार कि आखिरी अंक 0 देख करके हम कैसे कह दें। अच्छा भाई, ये सवाल क्या कह रहा है? n एक पूर्ण संख्या है, 1 से अधिक है, ठीक है, ये हमेशा किससे विभाज्य होगा? ये बड़ा आसान सवाल है। हाँ, आसानी से ट्राई कर लो उसको जल्दी से। अरे कल वाली शाम की लाइव क्लास आप लोग देखिएगा, उसमें कुछ बहुत अच्छे सवाल हाई लेवल कराए गए हैं बेटा, अच्छे हाई लेवल क्वेश्चन हैं। हाँ भाई, हाथ दिखाओ जल्दी से, कितना आएगा बेटा? बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया।
आसान क्वेश्चन है क्योंकि चले देखें बेटा सवाल को, आ जाओ देखो इस सवाल को। बेटा n एक पूर्ण संख्या है जो कि एक से अधिक है। n बच्चा क्या है? एक पूर्ण संख्या है जो कि बच्चा क्या है? बोलो, एक से अधिक है। अगर एक से अधिक है तो हम क्या क्या मान सकते हैं बताइए? 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। क्लियर? अब हमें यह देखना है अगर हम यहां पे इनकी वो वैल्यूज फर्दर रखते हैं जो हमने मानी है तो हमारे पास क्या क्या मान निकल के आएंगे, ये हमें चेक करना होगा। ठीक है ना? इनकी वैल्यू अगर हमने 2 रखी, 2 रखने का मतलब है 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 में से 1 गया 3 बचा, और 3 की गुणा किसमें होगी? 4 में होगी। तो 3 चक्कू कितना आ जाएगा? ये देखिए 12 आया। इनकी वैल्यू 2 रखने पे कितना आ गया? 12। फिर बेटा इनकी वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 में से 1 गया 8, और 8 ने कितना हो जाएगा? 72। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ बेटा? 72। अब बेटा इनकी वैल्यू 4 रखो यहां पे, 4 का स्क्वायर माइनस 1, बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 16 में से क्या? 15, और 15 की गुणा किससे होगी? 15 की गुणा होगी 16 से। तो ये बन जाएगा 15 गुणे 16। ये क्या बन जाएगा? बोलो, 15 गुणे 16। तो मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, ये बन गया 15 गुणे 16। आगे पढ़ो। अब अगर मैं 5 रखता हूं, 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 24 आ गया, और 24 की गुणा किससे हो रही है? 25 से हो रही है। 24 की गुणा किससे हो रही है? 25 से हो रही है। तो ये फंक्शन नजर आया हमें। अब हमें ये देखना है हमारे सवाल के ऑप्शन को देख करके कि किससे किससे कट रहा है। पहला ऑप्शन 16 दिया है, लेकिन 12 भैया 16 से नहीं कटता है। 12 बेटा 16 से नहीं कटता है। फिर हमने 12 देखा अपना ऑप्शन वैल्यू, तो 12 से विभाज्य है, 12 से 72 भी विभाज्य है। 12 से क्या यह चीज कटेगी? क्या 15 गुणे 16 जो दिया है, क्या ये 12 से कटेगा? ये आपको चेक कर लेना है बेटा अभी। क्या ये वैल्यू 12 से कटेगी? क्या ये वैल्यू 12 से कटेगी? अच्छा ये वैल्यू तो 12 से कट रही है, 12 दूनी 24 कट जाएगा। क्या ये वैल्यू 12 से कटेगी? इसके लिए भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। 4 तियां, 4 चक्कू, 3 पच्चे, ये देखिए यानी कि 12 से ये फंक्शन भी विभाजित हो रहा है, ये फंक्शन भी आपका 12 से विभाजित हो रहा है, ये वाला फंक्शन भी 12 से विभाजित हो रहा है, ये भी 12 से विभाजित है, ये भी 12 से विभाजित है। तो हम पक्का कह सकते हैं कि ये फंक्शन सदैव सदैव 12 से विभाजित होगा। और अगर हम 10 की बात करें, 10 से नहीं कटेगा बेटा, क्योंकि 12 जो है बेटा 10 से विभाजित नहीं होता है। 12 बेटा 8 से भी विभाजित नहीं होता है। तो हमारे सामने क्लियर कट में देखा जाए ऑप्शन ये एलिमिनेट हो चुके थे, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके थे, क्योंकि ये 12 हो गया, ये 72 हो गया, 10 और 8 से कट, चलो 72 तो मान लो 8 से कट जाएगा, लेकिन 12 बेटा 8 से नहीं कटेगा, 12 8 से नहीं कटेगा। और जब हमने वैल्यूज पुट करी तो उस फंक्शन की वैल्यूज ये आई, तो यानी आंसर हो जाए। तो ऐसे सवाल में बस क्या करना है? वैल्यू आपको कंसीडर करनी, एज्यूम करनी। याद रखिएगा गणित कभी भी कठिन नहीं होती है, लेकिन गणित कहती है कि आपको तब तक कोशिश करनी जब तक आपको उसका हल या सॉल्यूशन ना मिल जाए। हमेशा याद रखिएगा गणित कभी कठिन नहीं होती है, गणित बस ये चाहती है जब तक आपको हल नहीं मिल रहा तब तक आप कोशिश करिए। डिपेंड करता है कि आप कोशिश कितनी अच्छी कर सकते हैं, ये निर्भर करता है। अब ये सवाल हमने कल पढ़ाया था, हालांकि देखा जाए ये सवाल हमारा कल का पढ़ाया हुआ है। 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा? अब बताइए 3 से अगर विभाजित है तो 3 का रूल क्या कहता है? 3 से कटने वाली संख्याएं देखो फटाफट, 3 से क्या क्या कट रहा है भाई? 3 से कटने के लिए देखना शुरू करते हैं भाई। तो 3 से कटने के लिए 3 कट गया कि नहीं कट गया? 6 कट गया कि नहीं कट गया? बताइएगा भाई क्या क्या कट गया? 3 से 3 कट गया और 3 से 6 कट गया, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये भी कट गया, कट गया। अब बताओ 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 भी भाई 3 से कट गया, 15 भी 3 से कट गया। अब क्या बचा? केवल 4 प्लस एक्स बचा, इसको एक्स मान लेते हैं, स्टार को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो बचा क्या? 4 प्लस एक्स, जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 4 प्लस एक्स बचा, 4 प्लस एक्स बचा। और यहां पे ये फंक्शन जो 4 प्लस एक्स है, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये योगफल जो आया है ये 3 से कटना चाहिए, और 3 से कटने के लिए मुझे जल्दी से बताओ यहां पे मैं एक्स की जगह वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं? एक्स की जगह 2 रख सकता हूं, तो 4 और 2 क्या बन जाएगा? 4 और 2 6 बन जाएगा, और 4 और 2 6 बनेगा, तो 6 भैया 3 से कटता है। अच्छा इसी 2 में 3 और जोड़ दीजिए तो 5 आ जाएगा, यानी एक संख्या 5 भी रख सकते हैं। तो 4 और 5 कितना बन जाएगा? 9, और 9 भी भैया 3 से कटता है। फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए, 8 आ जाएगा, यानी 8 रखेंगे तो 4 और 5, 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12, और 12 भी भैया 3 से कटता है। अब इसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा, और 11 आप नहीं पुट कर सकते बिकॉज 11 इज द 2 डिजिट नंबर, बट x यहाँ पे जो लिखा हुआ है, x कह लो या स्टार कह लो, दिस इज द सिंगल डिजिट नंबर। तो आप यहाँ पे 11 नहीं रख सकते हैं, यानी x के यानी स्टार के संभावित मान क्या क्या आ गए? ये इसके संभावित मान आ गए। और अगर इसके संभावित मान आए हैं तो इसके अंकों का योग बता दीजिए कितना आ जाएगा?
इसके अंकों का योग बेटा आ जाएगा 15, अंकों का योग आ जाएगा 15। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 15। कल भी मैंने इसमें के और भी बहुत सारे अच्छे सवाल लगवाए हैं, इसके कल और भी बहुत सारे अच्छे सवाल लगेंगे, तो फिर भी आसान है। कल एक सवाल बहुत अच्छा ये कराया था, जहां b एक विषम संख्या है तो a के संभावित मानों का योग ज्ञात करिए। ये सवाल भी हमने कल की क्लास में कराया था बेटा। क्या कह रहा है भाई, 90 से विभाज्य। 90 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? यस, 90 से विभाज्य होने का सीधा मतलब है संख्या 9 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। कल की क्लास का क्वेश्चन है बेटा, संख्या 9 से भी कटेगी 10 से भी कटेगी, और अगर 10 से कटेगी तो लास्ट अंक क्या होना चाहिए? 0। 10 से कटने का मतलब है आखिरी संख्या का 0 होना जरूरी है। तो आखिरी संख्या क्या हो जाएगी? 0, है ना। आखिरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 0। तो y का मान हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे बताइए? y का मान रखेंगे 0, ठीक है बेटा। अब 9 का रूल लगाइए। अब आपको क्या लगाना है बच्चा? 9 का रूल। तो 9 का रूल क्या कहता है? 5 4 9 स्वाहा, 5 4 9 डिलीट हो गया। फिर उसके बाद में 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9 ये भी डिलीट हो गया। फिर हमने क्या देखा? 9 ये डिलीट हो गया, 9 यहां से भी डिलीट हो गया। अब हमने क्या देखा? 7 और 8 कितना होता है? 15 होता है। 15 और 6 कितना होता है? 21 होता है। 21 मतलब 3 होता है। 21 का डीएस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। और 3 प्लस एक्स क्या बचा? 3 प्लस एक्स बचा। तो हमने क्या देखा? योगफल जो आ रहा है 3 प्लस एक्स आ रहा है। योगफल कितना आ रहा है? 3 प्लस एक्स आ रहा है। अब आप सोच के बताओ, ये योगफल 9 से कटना चाहिए, क्योंकि हम लोग रूल किसका लगा रहे हैं? 9 का। तो एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? x की जगह 6 रखना पड़ेगा बेटा। केवल इकलौती संख्या 6 ही आ सकती है बेटा, है ना, और कोई नहीं आ सकती है। और 6 रखेंगे, कोई सिंगल डिजिट नंबर 6 ही आ सकता है, सिंगल डिजिट नंबर 6 ही आ सकता है, ठीक है बेटा। वो बात अलग है कि अगर आप 15 रखोगे तो 15 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 भी 9 से कटेगा, लेकिन 15 टू डिजिट नंबर है बेटा, है ना। अच्छा, 15 मैंने कैसे सोच लिया? जल्दी से मैंने इसी संख्या में 9 जोड़ दिया था। जैसे पिछली बार 3 जोड़ रहा था क्योंकि 3 से कटना था, इस बार मैंने 9 जोड़ दिया। तो 9 6 15, 15 भी रखेंगे तो 15 3 18 बन जाएगा। लेकिन 15 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 15 टू डिजिट नंबर है। तो टू डिजिट नंबर आप नहीं रख सकते, आपको केवल सिंगल डिजिट नंबर x की वैल्यू 6 रख सकते हैं। अब x की वैल्यू हमारे सामने क्या दिखने लगी? x की वैल्यू हमारे सामने दिखने लगी 6। अब हमें जो चीज निकालनी है, इसके अंतर्गत अगर हम y का मान 0 रखेंगे बेटा, y का मान 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो बताइए खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अब x का मान 6 रख देंगे, केवल x का मान क्या रख देंगे बेटा? 6 रख देंगे। आंसर आ जाएगा आपका 24। बताइए, समझ में आ गई बात आपको? उत्तर जाएगा 24 बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले शायद एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑलरेडी मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, और फिर से देख लो, फिर से पढ़ लो बेटा। जहां पे आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि भाज्य ये कैसे निकलता है, ये वाला भाज्य कैसे निकलता है, इसके लिए निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल होता है, प्लस क्या होता है? शेषफल। ये देखो यही लिखा है। बीच वाला भाज्य कैसे निकलता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में देखो सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। भाज्य मतलब डिविडेंड होता है, भाजक मतलब डिवाइजर भी बोलते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं, भागफल कोशेंट होता है। यानी कि कैपिटल डी बोलेंगे इसको हम, कैपिटल डी यानी डिविडेंड, कैपिटल डी यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। थैंक यू सो मच। मोहित भैया हमारे बहुत अच्छे हैं, इनकी ही कृपा से हमको एक गर्मा गर्म चाय की प्याली मिलती है। ये देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे चाय, और हम क्लास में। आहा, और बहुत तगड़ी चाय है। आज मेरा गला प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मैं चाय पी लिया, तुम लोगों को नहीं दिया। नोट कर लिया बेटा फॉर्मूला? इस पर सवाल लगवाएंगे खूब सारे, ठीक है भाई? तैयार हो जाओ बेटा। लिस्ट बना के जाना, प्रदीप आकांक्षा सब मिलके बनाना। अच्छा, संभावित मान, पीछे वाला सवाल जैसे ये वाला बेटा। हाँ, हमें बेटा ये यहाँ पे देखो x लिखा था बच्चा, तो ये x का मतलब ही, आप यहाँ पे एक अंक ही तो लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे कोई एक अंक होगा, यहाँ पे बेटा कोई एक अंक होगा। वो एक अंक इन्होंने छुपा दिया, गायब कर दिया, बताया नहीं आपको। इन्होंने कहा x है वहां पे रखा हुआ। अब आपको ये खोजना है, तो आप यहाँ पे बेटा कोई एक अंक ही तो रख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 2 अंक होते तो डबल x लिखा होता, यानी वो दोनों अंक सेम जैसे ही होंगे, मतलब डबल एक्स हो गया। या अगर मान लो एक्स वाई लिखा है तो मतलब 2 डिफरेंट अंक होंगे, है ना। तो इसीलिए हम एक अंक ही वहां पे सोचते हैं ना बेटा।
अब बताओ यहां पे अगर आप 15 रखोगे तो माना मैं 15 3 18 9 से घटता है, लेकिन बेटा 15 आप यहां पे रख पाओगे? x की जगह 15 थोड़ी ना रख पाओगे, एक ही अंक लिख सकते हो। चले बेटा इस पे, हाँ भाई चलो आ जाओ। क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से पहला सवाल समझिएगा, बिल्कुल अभी लगाने की चाहे तो कोशिश मत करिएगा। अच्छा चलो लगा लो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, आप ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, मैं आपको ट्राई करने का मौका दे रहा हूं, आप ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन। कैमरा ब्लर क्यों हो गया यार, कैमरा कभी साफ नहीं किया जाता है हमारा यार कभी। सभी लोग इस सवाल को लगा के दिखाएंगे प्यारे बच्चों। एक भागफल प्रक्रिया में भाजक जो है भागफल का 5 गुना तथा शेषफल जो है भागफल का 3 गुना, शेषफल 15 है तो भाज्य ज्ञात करना है। $420 कौन है यहां पे? कोई है? है बेटा? क्या चीज? डिवीजन प्रोसेस, वही भागफल प्रक्रिया जो भाग करते हैं आप। आ जाओ देखो बेटा इस सवाल को मैं एक सवाल समझा देता हूं, फिर ऐसा ही एसएससी में आया हुआ सवाल आपसे लगवाऊंगा। यार इस ब्लर क्यों हो रही है? अच्छा अब तो नहीं ब्लर हो रही है, ठीक। देखो भाई करना कैसे, ध्यान से देखना। करना ऐसे है, भागफल प्रक्रिया में ये भागफल प्रक्रिया हमारी होने जा रही है। यहां पे क्या क्या बोला जा रहा है हमसे कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। भाजक कहां पे होता है? भाज्य भाजक भागफल, याद आया सब कुछ? तो वैल्यू फटाफट लिख देते हैं पहले, अब थोड़ा सा क्लियर रहे। ये भाज्य होता है, यहां पे भाजक होता है और यहां पे भागफल होता है और यहां पे शेषफल होता है, ठीक है बेटा। अब आपके सवाल ने बोला है जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। अच्छा जी, भाजक जो है भागफल का, इसका भागफल का कितने गुना है बोलो? 5 गुना है। अब बेटा पता है मैंने पीछे पलट के क्यों देखा? ताकि मैं देख सकूं कि तुम लोग देख समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अनु कहां हो, क्या चक्कर है, क्यों फोकस नहीं है भाई? भाजक को बेटा देखो इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशिएंट और रिमाइंडर। लिख लो फटाफट, डिविडेंड कैपिटल डी। हमेशा मैं एक चित्र बनाए दे रहा हूं, याद रखिएगा उसको ऐसे करके, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो फॉर्मूला आपको मैंने क्या लिखा था? कैपिटल डी बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट, डिवाइजर इंटू कोशिएंट, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब आ जाओ भाई, तो भाजक जो है भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल जो है भागफल का 3 गुना है। अच्छा भाई जो शेषफल है, जो शेषफल है बेटा वो भागफल का कितने गुना है बोलो जी? वो भागफल का 3 गुना है। चलो ये भी बात हो गई। और शेषफल 15 दिया गया है, मैं शेषफल 15 में दिया गया है, अभी देखते हैं। अब मुझे ये बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 गुना कर दें तो 15 मिल जाए? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 गुना कर दें तो 15 हो जाए? तो सीधी सी बात है, आप इसी को 3 से काट दीजिए, 5 मिल जाएगा वहां पे। 3 से इधर काट दीजिए, उधर 5 मिल जाएगा। यानी 5 ऐसी संख्या है ब्रह्मांड के अंदर जिसको 3 गुना करोगे तो क्या पैदा होगा? 15। समझ में आया? रखने के लिए रखेंगे कैसे? मिला हमें 5, यानी 5 का 3 गुना ही क्या होता है भाई? 15 होता है। 5 का 3 गुना ही क्या होता है? 15 होता है। अब ये संख्या भाजक ऐसी है जो भागफल का क्या है? 5 गुना है। भागफल का 5 गुना है, तो बताओ जी ये कितनी आ गई? अगर वो 5 है तो 5 का 5 गुना कर दो, कितना आ गया? 25 आ गया। अब बताओ ये भाज्य कैसे निकालना बताया था? अब जल्दी से बताओ, भाज्य निकालने के लिए मैं तुम्हें क्या सिखाया था? भाज्य निकालने के लिए सिखाया था, ये भाज्य निकालने के लिए सिखाया था कैपिटल डी बराबर क्या सिखाया था मैंने? भाज्य बराबर लिखो भाजक गुणे भागफल, यानी 25 पंजे 125 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 15। बताइए आंसर कितना आया? 140 आया बेटा। 125 प्लस 15 कितना हो गया? 140। इस सवाल को जल्दी से दिमाग में पूरी तरह से नोट करो, स्कैन कर लो, एक एक चीज याद कर लो। अभी ऐसा सवाल मैं तुमसे करवाऊंगा, अभी मैं ऐसा सवाल तुमसे करवाऊंगा। जल्दी से दिमाग के अंदर इसको सेव कर लो जल्दी से।
अगला सवाल तुम्हें लगा के दिखाना, और वो सवाल बेटा एसएससी कॉम वो संयुक्त हायर सेकेंडरी जो सीएचएसएल की परीक्षा उसका आया हुआ सवाल है, सीजीएल में भी आया है और 10+2 में भी आया ऐसा क्वेश्चन। बोलो भाई, ओके एकदम लगाने के लिए तैयार हो अगला सवाल? क्या आप लोग अगला सवाल लगाने के लिए तैयार हैं? तो ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लगाइए ध्यान से। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं। इन द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन, विभाजक का मतलब हो जाता है आपका डिवाइजर। डिवाइजर जो है कोशिएंट का 12 गुना है ना? डिवाइजर जो है कोशिएंट का 12 गुना और रिमाइंडर का 5 गुना है। डिवाइजर के बारे में दो बातें दी गई, डिवाइजर जो है कोशिएंट का 12 गुना है लेकिन रिमाइंडर का 5 गुना है। रिमाइंडर की वैल्यू को 36 से, तो बताइए डिविडेंड कितना होगा? डिविडेंड कितना होगा ये पूछा गया, इसको डिविडेंड लिख लो, ये कैपिटल डी डिविडेंड हो गया। मैं आपके लिए क्वेश्चन को ना इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, कैसे लिखूंगा इंग्लिश में देखना। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है डिविडेंड कितना होगा, ये डिविडेंड पूछा जा रहा है। डिविडेंड कितना होगा कैपिटल डी बोलते हैं, और डिवाइजर होता है स्मॉल डी। डिवाइजर क्या होता है? स्मॉल डी। भागफल क्या होता है? कोशिएंट होता है, कोशिएंट होता है, ठीक है बेटा। शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर होता है, ठीक है। शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर होता है। अब तो सारा कुछ लिख दिया ना मैंने, देखो। चलो भाई बताओ, करना शुरू करें। तो सबसे पहले डिवाइजर कहां पे होगा बता सकते हो? कैपिटल डी, स्मॉल डी, कोशिएंट और रिमाइंडर। सबसे पहले कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। अच्छा भाई, भाजक जो है भागफल का, ये भागफल होगा इधर, और इसका 12 गुना आएगा यहां पे, इसका 12 गुना यहां पे आएगा। फिर कह रहा है तथा वही भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। अच्छा, वही भाजक जो है शेषफल का कितने है बेटा? 5 गुना है, ठीक है भाई। शेषफल का 5 गुना हो जाएगा। शेषफल की वैल्यू 36 दी गई है। शेषफल की वैल्यू कितनी दी है बताओ? 36। तो 36 का 5 गुना यहां रख दो सबसे पहले। जब बेटा ये 36 तुमने लिख दिया, 36 का 5 गुना, अब ये सोच के बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका 12 गुना करो तो 180 बन जाए? बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका 12 गुना करो तो 180 मिल जाए? तो सीधे सीधे 12 से इसको काट दिया करो, उत्तर मिल जाएगा, है ना? कितना मिला आंसर? 15। यानी 15 एक ऐसी संख्या है जिसका अगर हम 12 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। बात समझ में आई बेटा? अब हमें कैपिटल डी निकालना है। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 180 इंटू 15 हो जाएगा और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा बेटा, है ना? तो आखिरी में 6 आएगा, आखिरी में 6 कई जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट डिजिट लगाई पहले। चलो भाई कर लो गुणा, तो 15 8 120 जाएगा, और 120 12 15 कम 15, 15 + 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 2736। आंसर आ जाएगा 2736 बेटा। कितने बच्चों का सी ऑप्शन आया था? जरा हाथ दिखाएं एक बार मुझे। सी लगाया था आपने? बोलो भाई, क्लियर है आप लोगों को? चलें एक सवाल और, अब इस तरह के खूब सारे सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। ये नंबर सिस्टम का छोटा सा पार्ट मैंने उठाया है आपके लिए। छोटा सा पार्ट मतलब यू कैन से दिस इज डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। जिसका लग जाए हाथ दिखाए मुझे जल्दी से। यार मैंने कुछ ठंडा तो पिया नहीं, मेरा गला क्यों लग रहा है? दिक्कत, कल रात में भी कुछ नहीं खाया, क्यों गले में दिक्कत है? अनु उसमें नींबू तो नहीं पड़ा था कल बहुत ज्यादा जो खिलाया था? तभी इसीलिए गले में शुआरा लग रहा है। हाँ बेटा सही है, पड़ा था ना खूब, हचक के नींबू पड़ा था ना उसमें। तभी मैं कहूँ यार कि मैं तो कुछ यार ऐसा खाया पिया भी नहीं। एक्चुअली शाम या रात के समय अगर नींबू थोड़ा सा खा लो तो शाम रात में दिक्कत करता है। दिन में अगर मैंने देखा है खाओ तो नहीं दिक्कत करता है। चले भाई देखिए बेटा इस सवाल को, प्यारे साथियों इस सवाल को ध्यान से देखना है। भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो बेटा इंग्लिश में आ गया ना क्वेश्चन,
बाइलिंगुअल है ना, तो भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो क्या लिख दे, बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं यार। डिविडेंट हो गया, डिवाइजर हो गया, कोशेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है ना। तो ये रहा भागफल, ये रहा भाजक, है ना भाई। तो जो भाजक है भागफल का, इसका भागफल का कितना है, 25 गुना है, और तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल की वैल्यू जो भी होगी उसका कितना हो जाएगा भाई, शेषफल का 5 गुना हो जाएगा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। और क्या बोला है, भागफल आपको 16 दिया गया, इस बार भागफल दिया गया है, तो भागफल कहाँ होगा, ये भागफल होगा। कितना दिया गया इस बार, 16 दिया गया, ठीक है बेटा। और अब हमें क्या करना है, 16 गुणे 25 यहाँ लिख देंगे। अब मैं 16 गुणे 25 पता कितनी आसानी से करूंगा, मेरे को दिख रहा है 50 गुणे 8। आपने ट्रिक मेरी देखी होगी, हर बार मैं डबल इंटू हाफ ट्रिक अप्लाई करता हूँ, डबल इंटू हाफ। मैं कभी भी 25 इंटू 16 नहीं करूंगा, मैं एक नंबर को डबल करूंगा, दूसरे को आधा करूंगा, यही मेरी कहलाती है डबल एंड हाफ ट्रिक, जिससे मैं कैलकुलेशन को इजी कर दूंगा। अब मेरे को दिख रहा है मेरे को 16 गुणे 25 करना है, मैं 16 गुणे 25 ना करके मैं क्या कर दूंगा, 50 गुणे 8, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। 50 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा बोलो बच्चा, 400। तो ये लिख दिया मैंने 400। अब आप बताइए कौन सा नंबर दुनिया में ऐसा है जिसको 5 गुना कर दें तो 400 मिल जाए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 गुना करें तो 400 मिले। 5 से काट दो, उधर 5 से काट दिया करो, तुरंत आंसर मिल जाएगा 80। सर जी 80 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 5 गुना करेंगे तो 400 पैदा हो जाएगा। क्लियर है। अब डिविडेंड निकालना है यानी भाज्य निकालना है, डिविडेंड यानी भाज्य निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 16 गुणे 400 6400 हो जाएगा। 16 गुणे 400 कितना हो जाएगा, 6400, और 6400 में 80 जोड़ देंगे, 6400 आएगा गुणा करने पे, और प्लस क्या कर देंगे, 80 कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 6480। आंसर आ जाएगा आपका 6480। क्लियर है सवाल, बड़े कलर चूज करने पड़ते हैं भाई। अगला सवाल, बेटा ये कॉन्सेप्ट जरा सीख लो हमसे, ये कॉन्सेप्ट बेटा सीख लो। आंसर इसका बताइए कितना आ रहा है आंसर, अच्छा हाँ। और किसी का आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट आओ सिखा दें। अगर आपने मेरी कल परसों की क्लास करी होगी तो एक मैंने यूपीएसआई का क्वेश्चन कराया था, जो सवाल कुछ इस तरह से था, याद करो भी कल परसों क्लास हुई थी। सवाल था जब एक संख्या को 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपको 63 प्राप्त होता है, ऐसा करके कुछ सवाल था। फिर लिखा था अगर उसी संख्या को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। एक ऐसा सवाल आपने पढ़ा होगा जिसमें याद करो मैंने ऐसे करके कुछ बनाया था कि जब एक संख्या को ऐसे करके याद करके बनाया था, जब एक संख्या को 36 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा बेटा, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 23 आएगा। फिर कह रहा है यदि इस संख्या के घन को, इस संख्या के घन को बात कर दी है ना। तो यहाँ पे जबकि कल सवाल क्या था, कल सवाल ये था जबकि उसी संख्या को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, या 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। लेकिन इस बार इस सवाल में नई चीज क्या लिखी है, नई चीज लिखी है यदि इस संख्या का घन बेटा 12 से विभाजित किया जाए। सवाल में नई चीज क्या लिखी है बेटा, यदि संख्या के घन को। तो अब मेरी बात समझनी है, ये लोग बार बार ये बदतमीजी करेंगे, कभी बोल देंगे संख्या के 2 गुने को, संख्या के 3 गुने को, संख्या के वर्ग को, संख्या के घन को, संख्या के 4 गुने को, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं झालर वाला कॉन्सेप्ट। झालर वाला कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ हम कहीं पे बटन दबाएंगे तो पूरी झालर जल जाएगी, ऐसे कुछ होता है। तो जब इस सवाल ने बोला यदि संख्या के घन को, जब उसने बोला यदि संख्या के घन को, तो संख्या का घन है तो यहां भी घन करेंगे और यहां भी घन करेंगे, मतलब वहां पे बटन दबाया तो देखो पूरी झालर जल गई, जल गई नहीं जल गई पूरी झालर। तो यदि इस संख्या के घन को, तो सब जगह घन हो गया है ना, इस संख्या के घन को अगर 12 से विभाजित करेंगे, अब सवाल ने क्या बोल दिया, 12 से विभाजित करेंगे, 12 से विभाजित करेंगे तो बताइए शेषफल क्या होगा।
अब आपको करना क्या है, जो आपके पास ये नंबर लिखा है इस नंबर को ही आपको याद करो 12 से विभाजित करना है। याद है कल ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, यानी इसी संख्या को 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। अब 23 का क्यूब जो है 12 से विभाजित करके शेषफल बताना है। अब आपके लिए सबसे कठिन चीज यहाँ पे ये हो जाएगी कि सर 23 के क्यूब को आखिरकार हम भाग करें तो कैसे करें, ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा। 23 के क्यूब को 12 से भाग करना सर जी हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, आपको ये चीज लगेगी। लेकिन प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक में आपको प्रॉपर वे में इसके शॉर्टकट्स बताए जाएंगे कि बड़े से बड़ा जो आपका एक वैल्यू लिखा हो उसको किसी नंबर से अगर आपको काटना हो और शेषफल बताना हो तो कैसे निकलेगा। ये तरीका मैं आपको अगले टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपके सामने जो करने जा रहा हूँ वो रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक के ही कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। बड़ा सा नंबर है 23 का क्यूब, जिसको मैं 12 से भाग करना है मैं बड़े ही आसान तरीके से कर दूंगा। एक तो जनरल तरीका हो गया, 23 का क्यूब आप देख लो कितना होता है, जितना भी निकाल पाओ, फिर 12 से कर दो, जनरल तरीका हो गया। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखाऊंगा। बट अभी आप थोड़ा सा सीख लो कैसे करेंगे। तो करेंगे कैसे, आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24 जाएगा। यानी कि जैसे जनरली बच्चा क्या करता है, जब 23 को 12 से भाग करना होता है तो वो 12 दूनी 24 तो ले नहीं जाएगा, 12 कम 12 ही ले जाएगा। लेकिन हम उल्टा करेंगे, हम 12 दूनी 24 जबरदस्ती ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, 12 दूनी 24 ही ले जाएंगे और रिमाइंडर क्या प्राप्त करेंगे, रिमाइंडर -1 मिलेगा। तो हमें यही काम यहाँ पे करना है। रिमाइंडर थ्योरम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको सिखाऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम में माइनस का रिमाइंडर का भी यूज करते हैं, जो कि देखा जाए एग्जिस्ट तो नहीं करता है लेकिन हमें दिखाना पड़ता है कि हाँ है। याद है भूत वाले कॉन्सेप्ट पहले कराए थे, भूत वाले कॉन्सेप्ट वही यही। तो खैर हम 12 दूनी 24 ले जाएंगे और 23 में से 24 घटेगा तो रिमाइंडर आएगा -1, रिमाइंडर आएगा -1, रिमाइंडर आएगा -1, सब जगह -1 आया। अब चूंकि मल्टीप्लाई का निशान लिखा है तो रिमाइंडर्स की भी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। और रिमाइंडर की जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा +1 और +1 की इसमें फिर से गुणा होगी तो -1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा बोलो, -1 आएगा। लेकिन याद रखिएगा रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो अब आपको -1 रिमाइंडर अगर आया है तो इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्लस रिमाइंडर क्या होगा, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को सिखाया था माइनस रिमाइंडर और प्लस रिमाइंडर को कन्वर्जन करना, नहीं याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों जुड़ करके 12 हो जाएंगे। दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो अगर ये मतलब इसको माइनस मत देखना, माइनस प्लस आप कुछ मत देखना, अभी माइनस प्लस आप देखना ही मत। अगर ये माइनस का है तो पक्की बात है दूसरा वाला प्लस का रिमाइंडर आएगा। और कैसे आएगा, अगर ये 1 है तो 1 और 11 मिलके ही क्या बनता है, 12। 1 और 11 मिलके ही 12 बनता है। यानी कि हमारा देखा जाए पॉजिटिव रिमाइंडर को ही हमेशा आंसर लिया जाता है। आंसर किसको लिया जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर को। तो हमारा हमने जब 23 के क्यूब को 12 से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 11। और ये 11 कौन सा आया है, प्लस में। ये 11 कौन सा आया है बेटा, प्लस में आया है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 11। यहां पे मैंने विधि कौन सी प्रयोग कर दी, रिमाइंडर थ्योरम की टेक्निक प्रयोग की है। साइन बिल्कुल देखना है, जैसे कि हमने देखा यहां पे पहले -1 आया तो मैं समझ गया अगर ये -1 है तो दूसरा वाला प्लस होगा, हमें प्लस ही चाहिए क्योंकि आंसर तो हम हमेशा प्लस में बोलेंगे ना। आंसर कभी माइनस वाला थोड़ी ना बोलेंगे, आंसर कभी भी आप माइनस रिमाइंडर को नहीं बोलेंगे। माइनस रिमाइंडर का प्रयोग हम अपनी कैलकुलेशन में जरूर करेंगे बट आंसर में कभी भी -1 नहीं बोल, माइनस को रिमाइंडर नहीं बोलेंगे। तो हमारी मजबूरी रही कि हमें प्लस रिमाइंडर ढूंढना था, ठीक है ना। ये क्या होगा, बस हमेशा याद रखना। अभी आप साइन को हटा दीजिए दोनों तरफ से, बस आप ये देखिए एक में और क्या हो, एक और ये मिलकर ये दोनों मिलके 12 बनाएंगे। मतलब हमेशा याद रखना ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 12। रिमाइंडर थ्योरम में इसकी प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक आप मुझसे पढ़ लीजिएगा, ये सब सवालों के धुआं उड़ा देंगे। आपने कई बार खूब सारे सवाल पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। सवाल आता है 17 की पावर 259 को अगर हम लोग है ना 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। ऐसे सवाल आपने पढ़े होंगे, 17 की पावर 259 को 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे सब सवाल आपको मिलेंगे किस टॉपिक में, नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक आता है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि मैं अगला पढ़ाऊंगा आपको, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो भाई, इस सवाल का आंसर हमने बहुत आसान कैलकुलेशन के साथ क्या निकाल दिया, 11। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 11। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वेट करना टॉपिक का, तब तक आप जनरली कैलकुलेशन करोगे तो भी आपको 11 दिखेगा। जनरल कैलकुलेशन ना करके ट्रिकी वे से करोगे ये रिमाइंडर थ्योरम की टेक्निक से, तो भी आंसर क्या आएगा, 11। ये ट्रिक नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं रिमाइंडर थ्योरम में सिखाऊंगा करके। अब ये सवाल देख लो, वैसा ही सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही सवाल है। कह रहा है n एक संख्या है जिसे जब 58 से विभाजित किया जाता है। n क्या है बेटा, एक संख्या है जिसे जब एक संख्या 58 से विभाजित किया जाता है तो मेरे बच्चे शेषफल कितना आता है, बोलो। शेषफल आता है 51। कह रहा है जब इस संख्या के दोगुने को, देखो संख्या का दोगुना करने को बोल रहा है। अगर दोगुना करने को बोल रहा है तो उसका मतलब है सब जगह पे क्या हो जाएगा, सब जगह पे दोगुना हो जाएगा। याद है झालर कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं कि वहां बटन दबाया तो वो सब जगह लाइट जल गई। यानी कि यहां पे दोगुना किया 2n किया तो यहां भी दोगुना किया, यहां भी दोगुना कर दिया, सब जगह हमने
2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुना कर दिया। इस संख्या के 2 गुने को भाजक के आधे से बेटा, क्या बोल रहा है, भाजक के आधे से। तो भाजक था कितना मेरे पास, पहले मेरे पास भाजक था 58, तो मैं 58 का आधा कर दूंगा। 58 का आधा कितना हो जाएगा, 29। 29 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब हमारा आंसर सामने आ चुका है बेटा, क्या करना है बताइए हमें, बताइए क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, 29 से भाग लगा देंगे, बस केवल काम खत्म हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, और भाग किससे होना है, 29 से। 29 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 नेम 27, 3 6 2 8, 87, 2 में 7 गया -5, यहां बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 15। शेषफल कितना आ गया बोलो, 15। तो 51 दूनी 102 होता है, जिसको मैंने 29 से भाग लगाया, तो शेषफल कितना आ गया बोलो, 15। बताइए ये सवाल और पिछला सवाल दोनों बिल्कुल सेम जैसे थे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। बस पिछले सवाल में कैलकुलेशन को आसान करने के वास्ते मैंने रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किया था केवल, है ना। तो पिछला सवाल ये सवाल दोनों सेम थे, बिल्कुल बोलते झालर कॉन्सेप्ट, जैसे दुगुना बोले, तिगुना बोले, संख्या के वर्ग को, संख्या के घन को, तो वो सब जगह कर दीजिएगा जो भी वो करने को बोल रहा है, और बस जिससे भाग करना उससे भाग करा दीजिए फिर, है ना। प्रैक्टिस करिएगा घर जाकर के इन सवालों की, क्योंकि तरीके मैं सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ट्रिक्स भी मैं सिखा रहा हूं, लेकिन बेटा लगाना तो आपको घर पे होगा ना प्रैक्टिस के लिए। जब आपके सामने स्लाइड में आया करो क्वेश्चन, तो बस सॉल्यूशन को छिपा लिया करो। अब देखो मैंने फिर से आपके सामने एक वैसा ही क्वेश्चन रखा है, अब आपका चैलेंज है, अब आपको ये सवाल लगा के दिखाना है। बिल्कुल वैसे ही झालर कॉन्सेप्ट पर सवाल मैंने आपको दिया, फटाफट लगाइए इसको, झालर जला के दिखाइए जल्दी से। हाँ बेटा जरा हाथ दिखाइए। गुड, वेरी गुड। बताइए वैसे ही सवाल है कि नहीं, बिल्कुल कतई वैसा क्वेश्चन है बेटा। हमको लग रहा है आज गरारा करना पड़ जाएगा सेंधा नमक डाल के, गला वरना चला जाएगा। चलो भाई आ जाओ, देखिए सवाल को। बेटा n एक संख्या है, बच्चे n एक संख्या है जिसे जब 62 से विभाजित किया जाता है, जिसे जब 62 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचता है बोलो, रिमाइंडर बचता है 60। यदि इस संख्या के 4n को, क्या बोल दिया उसने 4n, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब जगह पे 4n करना पड़ेगा, कर दिया आपने। और भाजक के आधे से विभाजित किया जाए, तो पहले भाजक था कितना 62, और भाजक का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है, शेषफल क्या बचेगा। अब आपका काम यहाँ पे क्या है, आपका काम ये है, ये 240 लिखा हुआ है, और 240 को किससे भाग लगाएंगे, 31 से भाग लगाएंगे, है ना भाई। तो चलो भाई शुरू करते हैं इसका खेल। तो अच्छा अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करें तो बनेगा काम। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएं तो 31 दूनी 62 ले जाएंगे, और 62 ले जाएंगे तो 60 में 62 गया, माइनस का 2 आएगा, -2 आएगा, 4/31 में रिमाइंडर 4 ही आएगा, रिमाइंडर आ गया -8, रिमाइंडर आ गया ये -8 आ गया। और अगर ये -8 है तो हमें प्लस वाला ढूंढना पड़ेगा, यानी 8 में कितना जोड़ दें कि 31 बन जाए, कितना 23। 23 और 8 को अगर हम ध्यान से देखें तो 23 और 8 कितना होता है 31 होता है, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 23। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम टेक्निक का प्रयोग किया है, आप सभी लोग एक बार फिर से समझ लें। मैंने क्या किया, 60 गुणे 4 को ऐसे ही लिखा, और मुझे 31 से विभाजित करना था, तो मैंने क्या किया, 31 दूनी 62 ले गया, तो 60 में से 62 जाएगा तो रिमाइंडर माइनस का 2 आएगा ना। उसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, छोटी संख्या को जब बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, जिसको हम छोटे मियां बड़े मियां ट्रिक बोलते हैं, छोटी संख्या जब बड़ी संख्या से विभाजित होती है तो रिमाइंडर छोटी संख्या ही प्राप्त होती है। ये बात भी याद रखिएगा, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाई जाएगी। जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा तो आपको हमेशा याद रखना, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से विभाजित करने पर छोटी संख्या रिमाइंडर मिलेगी, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। और अगर ये -8 है तो प्लस वाला ढूंढना है, यानी 8 में कितना जोड़ दें कि 31 बन जाए।
तो आप बोलेंगे 8 में सर जी 23 जोड़ दो 31 बन जाएगा। यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 23। हो सकता है आप लोगों ने नॉर्मली इसको हल किया हो, नॉर्मल का मतलब है आपने 240 को 31 से सीधे भाग लगाया हो, तो आपको थोड़ी कठिनाई हुई होगी। और मुझे अगर एक बार ये तरीका आपने सीख लिया बेटा ना, तो आपको कठिनाई नहीं होगी, आप रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बड़े भागफल को आसानी से काट पीट पाएंगे और शेषफल निकाल पाएंगे। तो आप चाहो तो जनरल विधि से आप कर लो, रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक जब आप उससे पढ़ लोगे तब आप इस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे कि ये सब चीजें आप जल्दी से कैसे निकालोगे। चले भाई आगे। बेटा फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, देख लीजिए यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए ये यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है बेटा ये। यानी कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो मेरे भाई सीधा 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 आपको एग्जाम में मिलने वाला है, सीधा एग्जाम में मिलेगा। यूपीएसआई 2017 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। लगा दिया बेटा, गुड। अच्छा बताओ कंचे सवाल कराए तो नहीं है मैंने कभी पहले? कुछ कराए? बहुत पहले कराए ना शायद, बहुत पहले मतलब इसी जन्म में, पिछले जन्म में? हाँ खैर कर लो, बढ़िया सवाल है। हाँ भाई आंसर कितना आएगा बताओ? आ गया बेटा सी। क्या कह रहा है, किसी संख्या को, संख्या क्या मान लेंगे बताइए, x 5 से भाग करने पर 3 आया, 5 से भाग करने पर कितना आ गया बेटा 3 आ गया, ठीक है। अब सवाल ने बोला उसी संख्या के वर्ग को, संख्या का वर्ग करने को कह रहा है तो संख्या का वर्ग कर दिया, लेकिन झालर पूरी जलेगी, यानी सब जगह देखो वर्ग किया है मैंने, इसी को बोलते हैं झालर कॉन्सेप्ट। संख्या के वर्ग को अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, संख्या के वर्ग को अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। अब तो बड़ा आसान हो गया सवाल। अब देखिए आपको यूपीएसआई का ये सवाल लगवाने के पहले, इस पीवाईक्यू को करवाने के पहले मैंने आपको 2-3 देखा जाए कॉन्सेप्ट पहले दिए, 2-3 सवाल मैंने अपने पास से पहले करवाए, तब जाकर के मैं ये पीवाईक्यू आपके सामने लेकर के आया हूं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा जब आप खुद से लगा पाएंगे पीवाईक्यू, है ना भाई। उस सवाल को करवाने से पहले, इसको करने से पहले मैं 2 सवाल और रखे थे मैंने। खैर 9 है और 9 को क्या करना है 5 से भाग लगाना है, और 9 को 5 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बोलो, रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो ये रहा आपका आंसर। अब यही सवाल आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया एकदम। किधर गया 4, ये रहा 4, ठीक है भाई आंसर आ जाएगा आपका 4। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्कुल मजबूत हो गया होगा। तो बात करते हैं, शायद आज का आखिरी सवाल होगा। इस आखिरी सवाल को और जल्दी से मेरे बच्चों लगा के दिखा दो। आखिरी सवाल है, पूरा जान लगा दो, जोर लगा दो, यूपीएसआई 2017 का पीवाईक्यू है ये। और जो भी बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं बेटा, जहां पे पीडीएफ वगैरह आती है तो ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पे नाम लिख के व्हाट्सएप कर दिया करो, नाम शहर का नाम लिख दो तो मैं अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी डेली लाइव क्लासेस की। आगे बेटा, 13 से कटने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होती है, पहले बताइए। 13 से कटने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 13 104 होता है, तो 104 होता है। 13 का पहाड़ा मैंने पढ़ दिया, 13 के पहाड़े में मुझे क्या मिल गया 104 मिल गया, सबसे पहले 104 यार, 13 104 है ना। और 13 से कटने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, इसको 16 से काटेंगे तो शेषफल क्या होगा, इसको अगर 16 से काटेंगे तो शेषफल क्या होगा, ये सवाल है बेटा। 16 छक्का 96 जाएगा, 4 4 8, यानी शेषफल कितना आ गया बेटा, शेषफल आ जाएगा 8। बताओ सबको समझ में आ गया होगा, सबने अपने आप लगा भी लिया होगा। अब देखो यहां सामने बैठते हो तो यही चैलेंज रखा करो कि जब सामने स्क्रीन पे सवाल आता है आपका दिमाग फुल स्पीड में दौड़े और सवाल को सही लगा के लाए। और इस दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है, व्हाट अबाउट योर स्पीड एंड व्हाट अबाउट योर एक्यूरेसी, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान भी रखना है। तो खैर आंसर आएगा 8। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे हम लोग अगले एपिसोड में। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज एक बार सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। पीडीएफ के लिए बेटा अभी ये स्कैनर आ रहा है, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और बाद में इस स्कैनर को क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे आप स्कैन कर लीजिएगा तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलो भाई हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राधे।